हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे और सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में तन मन से जुटे होंगे। तो आज हम लोग फिर से जो शेष कल बच गया था उनको हम आज पूरा कर लेते हैं। यानी बच क्या गया था, तो कल हम लोग पढ़े थे जो भारतीय भवन है वो क्लास 10th जीव विज्ञान का एक पुस्तक प्रकाशित करती है जिसका चैप्टर नंबर 2 है श्वसन। और श्वसन का आधा पार्ट हमने कल किया था कि भाई श्वसन किसे कहते हैं, वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है। फिर हमने बताया था कि श्वसन के जो कितने प्रकार हैं और उसमें क्या क्या अंतर हैं, स्वाक्षोवास क्या है। इन सारे चीजों को हमने बखूबी क्लियर किया था। अगर पहली वाली आप वीडियो नहीं देखे हैं वहां देखिए, वहां से कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका भी हमने इंडिकेट कर दिया था, वो आपको पूछेंगे। तो आज शेष भाग को आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आज मुझे क्या पढ़ना है मौखिक रूप से इसको देखते हैं। चलते हैं पौधों में श्वसन। हमें आज क्या पढ़ना है मेरे भाई? पौधों में श्वसन। ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे हम लोगों को भोजन की जरूरत होती है, पौधे में भी भोजन की जरूरत होती है। जैसे हम लोगों में सांस लेना जरूरी है, पौधे में भी सांस लेना जरूरी है। और पौधे दो क्रियाएं करती है। एक करती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, और एक क्रिया करती है उसको कहते हैं हम लोग श्वसन। अरे नहीं समझे भाई? पौधा श्वसन की क्रिया करती है, वो भी सांस लेती है और वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक अलग सही हमने बोला। प्रकाश संश्लेषण एक अलग प्रक्रम है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन श्वसन की क्रिया जब वो करती है तो वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। हमने सही बताया कि पौधे भी श्वसन की क्रिया करती है। और कब करती है? तो वो रात्रि के समय करती है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो श्वसन की क्रिया नहीं करती है, वो हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। जैसे पीपल के पौधे हैं, नीम तुलसी के पौधे हैं, है ना। ये सब पौधे जो है ना, खास करके ज्यादा करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसलिए हम उसको क्या मानते हैं? शुद्ध मानते हैं। कहते हैं कि इस पर देवता का वास रहता है। अरे मेरे भाई, देवता नहीं उस पर वास रहते हैं, विष्णु नहीं उस पर आ जाते हैं। वो क्या करती है हमारे लिए ना, शुद्ध वायु हमें देती रहती है हमेशा। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा लेती है, अशुद्ध वायु नहीं। तुलसी और पीपल जो है ना सबसे ज्यादा करती है, इसलिए उसको हम लोग अपने आंगन में लगाते हैं, तुलसी का पादप। क्यों? क्योंकि वह हमारे घर के जो दूषित वायु है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो ले लेती है और शुद्ध हवा हमें देती है। इतना तक क्लियर समझ गए? चलिए, तो श्वसन की क्रिया के बाद वो छोड़ता क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेता क्या है? ऑक्सीजन। अब देखिए, कभी कभी सुनिएगा आप कि किसी बगीचे में लोग जो रखवार थे, रखवारी करते गए और उनको रात में भूत पकड़ लिया, उठाइए नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको क्या हुआ ना कि वहां पर बगीचा है, आम का बगीचा है या किसी चीज का बगीचा, और उसमें क्या हुआ कि वहां के आसपास में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई? बढ़ गई। क्योंकि रात में जितना ऑक्सीजन लेवल था, उस ऑक्सीजन लेवल को वो क्या कर लिया? सोख लिया, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ा और ऑक्सीजन लिया, जिसके कारण ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उसको घबराहट, परेशानियां इत्यादि हो जाती है। तो हम लोग समझते हैं उसको भूत पकड़ लिया। ऐसी बातें नहीं होती है। यानी कि पौधे रात के समय क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करती है। यानी कि वो ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। इतना क्लियर हो गया? अब चलो, कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखता है। तो लिखना, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करती है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। ठीक वहीं दूसरी तरफ जब वो श्वसन की क्रिया करती है, खास करके शाम के समय में, वो एक साथ दोनों क्रियाएं करती है। प्रकाश संश्लेषण भी करता है और श्वसन की क्रिया दोनों एक साथ करता है। तो जो वो छोड़ता है वो लेता है, जो लेता है वो छोड़ता है। समझ में आई बातें? देखिए, प्रकाश संश्लेषण करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। वही श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया में वही ऑक्सीजन लेता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अर्थात पौधे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया दोनों करती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड और
ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखती है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए कि पौधे में किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो हमने यहां पर क्लियर कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रखती है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन छोड़ती है। कुछ जंतु हैं या पौधे भी हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन की क्रिया में छोड़ते हैं। तो इस तरह से प्रकृति में दोनों का क्या बना रहता है, संतुलन। अब आपके भेजा में एक शब्द आता होगा कि सर, तब प्रकाश संश्लेषण करता है तो करता कहां से है, कहां से लाता है वो, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ना सबसे पहले याद रखेंगे, पौधे की जो पत्तियां हैं, पत्ती के सबसे जो निचली सतह होती है उसमें महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रंध्र या एस्टोमाटा, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में चित्र के हिसाब से समझाया भी था, है ना। उसी रंध्र से वह क्या करती है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का लेन देन करती रहती है। जैसे देखिए, अब इसको हम पूरा क्लियर समझ लें। देखिए, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान विसरण की क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा, विसरण। हम लोग क्लास 9th में विसरण पढ़े थे कि उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गैसों के गमन को विसरण कहते हैं। तो विसरण हो गया। अब देखिए, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है और पौधे की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा किसमें चला जाता है, पौधे की पत्ती के रंध्र में प्रवेश कर जाता है। ठीक है ना। और वहां पर एक उत्पन्न होता है क्रिया, उसको कहते हैं स्फीत दाब। स्फीत दाब के कारण वह सोख लेती है, चूस लेती है। ऐसे चूसती है तो सूखने से क्या होता है कि वो अंदर वाला ना, जैसे देखिए ऐसे तलहटी पर द्रव को रखिए, जल को रखिए, ऐसे रखाइए, मुंह सटाइए, नहीं चलेगा। थोड़ा सा उसको करिए कि अपने आप उठ के चल जाएगा मुंह में, नहीं चल जाएगा। ठीक सेम प्रक्रिया होती है कहां, पौधे की पत्ती में। स्टोमाटा जो है ना, स्फीत दाब, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्फीत दाब। स्फीत दाब के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां उठ के चल गया, स्टोमाटा में। समझ में आई गई बात। चलिए, फिर वही कहानी होती है, जब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है तो उसके अंदर में जो बन गया ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन फिर आ जाता है कहां, रंध्र में। तब वायुमंडल में ऑक्सीजन कम है, पत्ती में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो फिर विसरण द्वारा पत्ती से आ गया कहां, वायुमंडल में। तो इस तरह से चलते रहता है। इसके अलावे जो पत्ती में तो है ही, अब पत्ती में कहां पाई जाती है, याद रखना, निचली सतह में। इसके अलावे जो मूलरोम की कोशिकाएं होती है, मूलरोम समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, धरती के नीचे जो पेड़ पौधा का जड़ होता है, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, पौधा की धरातल है और ये उसका जड़ है। तो इसमें जो ऐसे ये जो जड़ देख रहा है, ये सब ये क्या हुआ, उसका जड़ है। तो ये जड़ को कहते हैं हम लोग मूलरोम। इसकी कोशिकाओं में एक ऐसी छिद्र होती है जिसको हम लोग मूलरोम कहते हैं। तो वो क्या करती है धरती के यानी मिट्टी में दो कणों के बीच में जो ऑक्सीजन छिपी हुई है उसको वो खींच लेती है। समझ में आई बातें। पहला कौन किया कि मिट्टी में जो ऑक्सीजन है ना, उसको भी मूलरोम क्या कर लेती है, खींच लेती है। तब पत्ती भी श्वसन की क्रिया करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। लेकिन नीचे वाला जो धरती वाला जो ऑक्सीजन है उसको कौन खींच रहा है, मूलरोम, यानी जौरो श्वसन की क्रिया करती है। समझ में आई बातें। इसके अलावा पौधे की जो तना होती है, बॉडी, उसमें भी श्वसन की क्रिया चलती रहती है। ठीक है ना। यानी कि जो हमारा जैसे बॉडी है, तब पत्ता तो हुआ ही, ये बॉडी से भी श्वसन की क्रिया चलती रहती है, वो भी ऑक्सीजन को क्या करती है, खींचती रहती है। जैसे देखिए, पुराने पौधों की पत्तियों के अलावे वात रंध्र और अंतर कोशिकीय स्थान द्वारा भी श्वसन होता है। समझ रहे ना, जो पुराने पौधे हैं उसमें किसके अलावे वात रंध्र कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वात रंध्र। बॉडी है तो ये बॉडी के अंदर में जो छिद्र है, जैसे ऐसे मान लीजिए, तो ये भी खींचते रहता है किसको, ऑक्सीजन को। तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी केवल पत्ती में, लेकिन श्वसन की क्रिया हुई पत्ती में, वात रंध्र में और पौधों की जड़ों में। क्लियर हो गया। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा मेरे भाई, तो पौधों में श्वसन और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का
संतुलन। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना क्या है कि जब श्वसन होती है, भाई हम लोगों में भी श्वसन होता है, जंतुओं में श्वसन होता है, फिर पौधे में श्वसन होता है, तो फिर इन सब में अंतर क्या है? गाय भैंस भी तो श्वसन करती है ना, हम लोग भी श्वसन करते हैं, मानव श्वसन करता है, यानी जंतु को एक तरफ रखिए, पौधा को एक तरफ, दोनों में क्या अंतर है? अंतर नंबर एक, पौधों के प्रत्येक भाग अलग अलग श्वसन होता है। देखिए पौधा में अलग अलग श्वसन होता है, पत्ता अलग श्वसन करती है, वातरंध्र अलग करती है, और जौर अलग करता है। लेकिन हम लोगों में श्वसन एक के तरीका सिस्टम से होता है, नाक के द्वारा। क्या है कि नहीं है? आई हमारा बॉडी श्वसन नहीं करता है, ये पूरा किधरों से श्वसन है, नाक बंद कर लेंगे, बात खत्म। क्या अब कहेगा सर जी मुंह से, तो इसका कनेक्शन आगे है, पढ़ लेंगे, दोनों एक के है। मुंह से हवा लीजिए चाहे नाक से लीजिए, नाक थोड़ी हमारा श्वसन तंत्र है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। जंतुओं की तरह पौधे में परिवहन नहीं होता। देखिए हम लोगों में परिवहन की क्रिया है, लेकिन जंतुओं में, पौधे में परिवहन की क्रिया नहीं होता है। यानी उसका जो श्वसन है ना वो डायरेक्ट होता है, लेकिन हम लोगों में डायरेक्ट नहीं है। हम लोग लिए फेफड़ा तक गया, फेफड़ा तक ठीक है, उसके बाद उसका काम है रक्त का काम। ऑक्सीजन चाहिए पैर की या अंगूठा को, पैर के एरी को, ये पूरे मांस को चाहिए पूरा ऑक्सीजन। तो यहाँ तक थोड़ा ही हमारा नाक है, जाता किससे है? परिवहन द्वारा। कौन ले जाता है उसको? रक्त ले जाता है। कैसे ले जाता है वो आगे चलेंगे। पौधों के जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति धीमी होती है। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, अब पौधा धीरे धीरे सांस लेता है, ठीक है। आप अपने घरों में भी एक एवरेज निकालिएगा तो सब लोगों की श्वसन दर अलग अलग होती है, ठीक है ना। कोई जल्दी जल्दी सांस लेता है, कोई धीरे धीरे सांस लेता है। और याद रखिएगा जो जल्दी सांस लेता है वह जल्दी मरता है। सही बता रहे हैं, हमने गलत नहीं बोला है कि जिनकी श्वसन दर अगर ज्यादा है उनकी मृत्यु दर जल्दी है, और जिनकी श्वसन दर धीमा है वो मरेगा देर तक। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान। अब देखिए, अब तो पौधे की कहानी खत्म हो गई, अब चलेंगे थोड़ा सा जंतुओं में। अब गौर करके देखिए कि आपके पास जितने जंतुएं हैं, क्या सभी एक जैसे सांस लेते हैं? सबका सिस्टम एक जैसा है? नहीं, सारे जंतुओं में अलग अलग तरीके हैं भाई सांस लेने का। अब कैसे अलग अलग है, थोड़ा सा चलते हैं किताब की ओर। देखिए एक कोशिकीय जीव की अगर बात करेंगे तो उसमें विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन हो जाता है। जो एक कोशिकीय जीव है ना, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, कवक है, जीवाणु विषाणु है, क्या उनमें नाक होता है क्या? भाई एक कोशिकीय जीव है तो उसमें सांस लेता कैसे है? तो विसरण द्वारा। उसकी कोशिका ऐसे है, ऐसे उसकी कोशिका है भाई, याद रखेंगे ये कोशिका है ऐसे, बस इसके हवा इसके बॉडी से जा रहा है, इसके उसको कोई जरूरत नहीं है, बस आराम से जहां है वहीं सांस ले रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, और चारों तरफ से उसको हवा लग रहा है, बात खत्म। श्वसन की क्रिया एक कोशिकीय जीवों में कौन सी क्रिया? तो विसरण की क्रिया। लेकिन हम जैसे जीवों में विसरण द्वारा पूरा नहीं होता है, क्योंकि हमें चाहिए ज्यादा ऊर्जा, और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा चाहिए ऑक्सीजन, तब विसरण से पूरेगा नहीं, तो हमको चाहिए श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र अलग अलग किस्मों के होते हैं। पहला हमारा है भाई रे ट्रैकिया, याद रखेंगे। पहला क्या हमारा? ट्रैकिया, यानी श्वास नली या ट्रैकिया। ये किसमें पाया जाता है? तो जितने भी टिड्डा ग्रुप का है, यानी ऑर्थोपोडा समझिए, जैसे टिड्डा है, तिलचट्टा है ना, तो उनमें क्या पाया जाता है? श्वास नली या ट्रैकिया। या यूं समझ लीजिए, जिनमें रक्त नहीं पाया जाता है, सामान्यतः परिवहन की क्रिया लगभग नहीं होती है, वैसे जंतुओं में श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? तो भाई एक श्वास नली है। ट्रैकिया क्या है भाई? एक श्वास नली है। मान लो ये हमारा कोई एक जंतु है, एक हमारा जंतु है। अब इसकी कोशिका को चाहिए, इसकी कोशिका को चाहिए, यहां वाली कोशिका को ऊर्जा चाहिए, यहां वाली कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, है ना। नाक उसका यहां है, नाक यहां है, तो कैसे यहां से यहां ऑक्सीजन पहुंचे? तो उसके लिए डायरेक्ट नली होती है। एक नली डायरेक्ट रहेगी यहां तक, एक डायरेक्ट नली यहां तक रहेगी, एक डायरेक्ट नली यहां तक रहेगी, एक डायरेक्ट नली यहां तक रहेगी। हाँ, अब यहां से हवा उसके नाक में प्रवेश किया, खींचा, और वो डायरेक्ट फेफड़ा तेफड़ा नहीं है ओकरा में, वो डायरेक्ट चल गया कोशिका में, डायरेक्ट चल गया कोशिका में, एकदम डायरेक्ट वे है, ठीक है। यानी ट्रैकिया
एक प्रकार की नली होती है जिसका एक सिरा बाहर खुलता है, बॉडी के बाहर, और दूसरी सिरा कहां खुलती है? कोशिका में। कोशिका में जाके खुलती है। बस डायरेक्ट हवा आया और पाइप द्वारा घुसते घुसते कोशिका में पहुंच गया। ठीक है, सब कोशिका को मिल रहा हवा, उसका श्वसन की क्रिया चल रही है। कोशिका के अब क्रिया हो गया, जो अवशेष बचा डायरेक्ट पाइप में भेज दिया, वो नाक से निकल गया। लेकिन हम लोगों में ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि ट्रैकिया क्या है भाई, आपसे पूछेगा ट्रैकिया क्या है। तो ट्रैकिया एक प्रकार की श्वास नली है जो पतली नली जैसी संरचना होती है। उसका एक भाग देखिए, या टिड्डा या तिलचट्टा में पाई जाती है। ट्रैकिया शरीर में भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं होती है। हवा भरी जो एक ओर सीधे उत्तक के संपर्क में होती है, दूसरी ओर शरीर की सतह के श्वास रंध्र नामक छिद्र में खुलती है। माने एक क्या रहती है, बाहर खुलती है, शरीर से बाहर, और एगो डायरेक्ट उत्तक या कोशिका में खुलती है। समझ में आई बातें? जैसे इस शरीर का बाहर भाग, आई हुआ कोशिका का भाग, और यहां से पाइप से जोड़ दीजिए, हवा इसमें प्रवेश किया और डायरेक्ट कहां पहुंच गया? बात खत्म। यही तो उसमें होता है। अब कहिएगा सर ऐसा काहे? इसलिए क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं है यानी रक्त परिवहन नहीं है, तो उसको ऑक्सीजन को ले कौन जाए? नाक तक तो आया और नाक से गया यहाँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ से फिर आगे बॉडी तक कौन ले जाएगा? तो ले जाता है हीमोग्लोबिन। ओकरा में हीमोग्लोबिन होबे नहीं करता है। ठीक है ना? तिलचट्टा को मार के देखो, उसका खून उजला होता है। ठीक है, तिलचट्टा का खून कैसा होता है? उजला होता है। लेकिन हम लोगों में लाल होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल समझते हैं। तो ये सब क्या है कि हीमोग्लोबिन उसमें नहीं है तो परिवहन होता नहीं है। तो परिवहन को पूरा करने के लिए क्या पाई जाती है? श्वास नली या ट्रैकिया। तो समझ गए कि श्वास नली ट्रैकिया किस में पाई जाती है भाई? तो टिड्डा या तिलचट्टा में। ट्रैकिया क्या है? तो एक शाखित नली है जिसका एक भाग वायुमंडल में और दूसरा भाग कोशिका में खुलता है। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा है श्वसन के लिए गिल्स या गलफारा। गिल्स या गलफारा, अब ये क्या भाई? तो ये एक प्रकार का क्या है? श्वसन अंग है। ये खास करके जलीय जीवों में पाई जाती है। जलीय जीव मछली में पाया जाता है और मेढकों में पाया जाता है। ठीक है ना? जब मेढक छोटा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेडपॉल, ओकरे में श्वसन गलफारा से होता है। बचपन में हम लोग क्या करते थे, पानी में जब पानी ज्यादा गड्ढा उड्ढा में टिक गया तो इतनी इतनी गो रहता था मछली, उसको हम अपने देहातिया हिसाब में कहते थे भत मछली। हाँ, जाए जो भी, भत मछली कहते थे। हम लोग लाते थे और उसको पालते थे गड्ढा में, और ससुरा बढ़ के हो जाता था मेढक। मछली क्या रहा है रे भाई, क्या हो गया? लाए तो मछली था और बढ़ते बढ़ते हो गया मेढक। जोर तो राके सब आशा पर पानी फिर गया। जो भी एक आशा होता वो गड़बड़ा गया। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि वो पानी में जब रहती है, टेडपॉल होती है, तो श्वसन की क्रिया करती है गलफारा से। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है ना, तो उसमें श्वसन तंत्र नाक नासिका विकसित हो जाता है, और वो त्वचा से भी श्वसन करती है। कब? जब वो मेढक मिट्टी में चल जाती है तब। देखिए पहले पानी में रहेगा तो किससे करेगा? गलफारा से। लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो फेफड़ा से करती है। उसमें फेफड़ा रहता है, खून रहता है। देखिएगा वो जब मर जाती है सर के ऊपर, देखिएगा खून चपा के निकलता है उसमें से। ठीक है, चलिए, और जब वो मिट्टी में चली जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, धरती के नीचे मिट्टी में चली जाती है ना? जैसे अभी देखिए, अभी आपको एक मेढक नजर नहीं आएगा, लेकिन भदवारी में देखिएगा इतने बड़का बड़का कहां से आ जाता है। इस 4 दिन में कहां से आ गया? टर टर लगता है जैसे रजुआ का बाजा बजा रहा है वो। ठीक है ना? बाराती में वही जाएगा का रे। चलिए आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वो जो है ना, वो कहां से आ जाता है? वो अभी कहां है? मिट्टी के नीचे दबका हुआ है, मिट्टी के गहराई में दबका हुआ है। तो किससे सांस लेता है भाई? तो त्वचा से। तब वहां किससे सांस लेगा? वो त्वचा से। अब चलते हैं हम लोग गिल्स और गलफारा। यह एक विशेष प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। जल में घुली ऑक्सीजन को क्या कर देता है? खींच। क्योंकि देखिए जल बना होता है H2O, और O का मतलब ऑक्सीजन। तो इसी ऑक्सीजन को वो क्या कर लेता है? खींच लेता है। हेलो, इसी ऑक्सीजन को क्या कर लेता है?
खींच लेता है। अब देखिए इसकी थोड़ी सी बनावट की बात करेंगे। देखिए मछली तो देखे ही होंगे आप लोग, नहीं? इस तरह का उसका बॉडी होता है ना? हो गया, ये नहीं मछली होती है जी। और इसी के बगल में ये जो देख रहे हैं, ये ऐसे करके एक मजबूत सल्क से ढका हुआ एक खोला होता है, उसको कहते हैं हम लोग गिल्स या गलफारा। ठीक है, लिखेंगे मछली में मुख गुहा के बगल में दोनों भाग में, पस भाग यानी कि बाईं और दाईं दोनों भागों में दो चपटी हुई संरचनाएं होती है जो मजबूत सल्क से ढकी होती है, इसे कहते हैं गलफारा। कोई दिक्कत? गलफारा के भीतर लाल धारी जैसी ऐसी सी संरचना होती है। देखिए लाल लाल रहती है, कैसी रहती है वो? लाल ऐसी ऐसी संरचना रहती है, वो हीमोग्लोबिन की बनी होती है। ठीक है, जब ये मछली सांस कैसे लेती है? गलफारा खोली, चाहे इतनी पानी भरे चाहे इतना भरे, उससे मतलब नहीं है। गलफारा खोली, उसमें पनिया चली गई, गलफारा को क्या कर लिया? बंद कर दिया। अब पानी कहां चला गया? उसके गलफारा में। उस गलफारा में जो ये लाल धारी संरचना है ना, ये जो लाल धारी संरचना है ना, वो क्या करती है कि उस जल में घुली ऑक्सीजन को क्या कर दिया? उसको खींच लिया। क्लियर? अब बच गया कौन उसके पास? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन को खींचकर विभिन्न कोशिकाओं में भेज दिया, और भेजने के बाद श्वसन की क्रिया हुई, और श्वसन की क्रिया द्वारा नाक द्वारा वो अपनी एयर को छोड़ देती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उसके बॉडी में, तो किसके द्वारा? नाक द्वारा छोड़ दिया। तो आप लोग पढ़ रहे थे कि किसका? मछलियों में पाए जाने गलफारा की संरचना और क्रिया विधि। कोई दिक्कत? तो हमने देखा दो जंतुओं में अलग अलग। पहला हमने देखा टिड्डा में ट्रैकिया, और मछली में गलफारा। एगो टेडपॉल देख लिए, मेढक में भी तीन तरह से, नहीं? अब आगे चलेंगे, फेफड़ा वाला कौन कौन है भाई रे? चलिए समझिएगा। ये फेफड़ा, ये उपसंग वर्टिब्रेटा में वायवीय श्वसन के उपांग होते हैं। केचुआ और मेढक में श्वसन त्वचा से होता है, याद रखिएगा। केचुआ में श्वसन किससे होता है? अब मेढकों में श्वसन किससे होता है? त्वचा से। त्वचा से होता है, लेकिन मेढक में तीन बार, तीन रंग का, तीनों हमने क्लियर कर दिया है। चलिए आगे अब चलते हैं। अब मानव श्वसन तंत्र के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बारी बारी से समझते चलेंगे। देखिए हमारा श्वसन तंत्र जो देख रहे हैं, ये आप वहां से अगर चलेंगे, जो हमारी थंबनेल है उस पर देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये फेफड़ा है। लेकिन इससे पहले इतने ही श्वसन तंत्र है, ये श्वसन तंत्र यही है। लेकिन हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, कहां कहां से नाक से शुरू होगा और क्या क्या होगा, सबको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए अब मानव श्वसन तंत्र क्या है, तनी सा इसका चित्र बनाते हैं। देखिए ये हमारा मस्तिष्क है, चलिए अभी हो गया क्लियर। ये हमारा बॉडी है, ये हमारा क्या है? बॉडी है। अब समझिएगा थोड़ा सा। अब यहां से हम लोग इसको नाक डालते हैं इसमें, नहीं यहाँ ई रंग से। देखिए ये जो देख रहे हैं यहाँ पर गोल गोल छिद्र है, इसी को कहते हैं हम लोग नासिका, है ना? ये गोल गोल जो छिद्र है ना, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? यह मुख द्वार के ठीक ऊपर, मुख द्वार के ठीक ऊपर यानी मुंह से ठीक ऊपर होती है। इसमें दो बाह्य नासिका छिद्र होते हैं, ये दो गो छिद्र रहता है, देख रहा है ना? एगो इधर है, एगो इधर। इसके भीतर की ओर अलग अलग नासिका बेसम होते हैं। इसके अलग अलग नासिका बेसम है, एगो इधर से छेद गया है और एगो इधर से। अब बीच में एगो पट्टी है ना? नासा पट्टिका कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम लोग? नासा पट्टिका। इसके भीतर घ्राण तंत्र होता है, जिसमें सूंघने की क्षमता होती है। इसके भीतर में घ्राण तंत्र है, जिसको सूंघने की क्षमता है। अब अन्य जंतुओं से मनुष्य में सूंघने की क्षमता कमजोर है।
एक जानवर को देखिएगा, चींटी को देखिएगा, चींटी को देखिएगा, चींटी चल रही है। अब आगे वाला चींटी अगर लकड़ी के ऊपर से होके गया है तो सब ऊपरे से होके जाएगा। रास्ता नीचे से भी है लेकिन वो नहीं जाएगा, ऊपरे से जाएगा। क्या एक पार्टनर को देखिएगा, एक फीमेल मान लीजिए गोट है, बकरी है, उसका सुगंध उसके मेल बकरे को पता चल जाता है, दूर से ही पता लगा लेता है कि हमारा वहां है। देखिए हंसने की बात नहीं है, बात सही बता रहा है। इसी तरह से मवेशी जितने भी हैं सब में ये हो जाता है, लेकिन मनुष्य में इस तरह की बातें नहीं होती है, उसमें उस तरह का सुगंध नहीं है। यानी घ्राण शक्ति है लेकिन उतनी घ्राण शक्तियां नहीं है। हंसने की बात नहीं है, ध्यान दीजिए। चलिए चलिए अब ए हला नहीं, पहला तो समझ गए नासिका क्या है। तो नासिका दो प्रकार का क्या है, गोल गोल छिद्र, दोनों अलग अलग श्वसन तंत्र। इसमें इसको कहते हैं हम लोग नासिका बेसम। और नासिका बेसम को अलग कौन करता है, तो नासिका पट्टी, इसके भीतर घ्राण क्षेत्र, और इसके भीतर में याद रखिएगा, हाँ क्या हुआ, इसके भीतर म्यूकस स्रावित होता रहता है। क्या होता है, म्यूकस। अब ये मत समझिएगा कि ओकरा हरदम सर्दी भेल रहता है। यानी देखिएगा बहुत आदमी के नाक के अंदर चिप चिप रहता है। पहला तो बाल रहता है, नाक के भीतर क्या रहता है, बाल रहता है। इसका भी काम है, ये हवा में जो गंदगी है ना उसको जाने से रोकता है। बाल जो है ना उसको फंसा लेता है गंदगी को, ठीक है। ओकर से बच गया तो आगे चिपचिपा है, ऊ में जाके ओझरा जाता है गंदगी, ठीक है ना। केवल हवा जाता है अंदर, वही 4 दिन 5 दिन 7 दिन हो जाता है तो नाक में हम लोग उंगली देते हैं तो निकता है, कहते हैं उसको हम लोग नेक्टी नहीं कहते हैं, यही होता है। देखिए ये होता है जो है। चलिए तो हो गया क्लियर, अब आगे चलेंगे। अब दूसरा हमारा है लैरिक्स। अगला हमारा क्या है, नासा मतलब श्वसन तंत्र का अगला भाग क्या है भाई, लैरिक्स है। चलिए अगला हमारा भाग क्या है, श्वसन अंग का लैरिक्स है। नासिका वेशम गरसनी के कंठ द्वार के समीप खुलता है। गरसनी कंठ द्वार के नीचे एक छोटी रचना होती है जिसे स्वर तंत्र या लैरिक्स कहते हैं। जैसे देखिए यहां से इतना समझ गए आप लोग, ये क्या हमारा नासिका है, और यहां से ये सीधे आया है ऐसे करके, और यहां पर आकर के दूगो खुल जाता है। एगो जैसे मान लीजिए हमारा मुख है, जैसे अब ये मुख गुहा बनाइए, तब मुख गुहा ऐसे है, और इधर से नाको आया, इधर से नाको वाला आया है, और दोनों आके यहाँ पर मिल गया है। ये नीचे आकर के मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, दोनों मिल गया है। कभी कभी आप खाते हैं, मुंह वाला चावल जो है एक बार सरकते हैं कि यही माँ है, आके यहाँ मारते हैं एक बार, अरे बाहर निकला है वो चावल का दाना, होता है ना जी। ये कैसे कनेक्शन है, ये कैसे कनेक्शन है, तो यही कहाँ है, दोनों एक जगह मिल जाती है, ठीक है। चलिए तो ये स्वर तंत्र या लैरिक्स है। अगर हम इसको कस के अगर दबा दें तो आवाज नहीं निकलेगी हमारी बाहर, कसकर दबा दें तो हम साफ साफ नहीं बोल पाएंगे। यानी आवाज निकलती कहां से भाई, यहीं से है। किसी आदमी का जो ये लैरिक्स है ना, लैरिक्स में एक ब्लबर होती है जो जो बोलने की क्रिया करती है। अगर मान लीजिए किसी में ये जो ब्लबर है अंदर से हवा आई है उनमें भरती है और वो धीरे धीरे एयर देती है बाहर, जीभ अलग तरह की क्रियाएं करती है, तो बोलने में हम लोगों को मदद मिलती है। अगर वो ब्लबर पंक्चर रहेगा तो वो लोग हकलाता है, इन्हें से हवा गया उन्हें से निकल गया, तो अगर एयर ही नहीं बना तो बोलबे नहीं करता, तो तुरा के बोलेगा। आ केकरो पूरा आवाज रहता है, पूरा फट्टल रहता है, तो साफे बता रहता है, उसका साफे आवाज नहीं। ये किसका काम, स्वर यंत्र यानी लैरिक्स का ही काम है, बातें नहीं करेंगे। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग, श्वास नली। अब देखिए श्वास नली क्या है, तो देखिए हमारे बॉडी में जो अभी हमने बनाया, ये बॉडी में हमने जो बनाया अभी, ये नाक के बाद ऐसे करके आया है आगे, और इधर से भोजन वाला मिल गया, तो यहाँ पर लैरिक्स है। यहाँ पर क्या है भाई, लैरिक्स है। लेकिन आगे का जो भाग है ये लंबी वाली नली, इसको कहते हैं श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया। हम लोग में यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे करके जो आया है पूरा यहाँ तक, तो ये क्या है, श्वास नली और ट्रैकिया। लगभग 11 cm लंबी होती है और 16 mm चौड़ी होती है, व्यास वाली होती है, यानी मोटी होती है। 11 cm लंबी और 16 mm जो है वो क्या होती है, मोटी होती है।
और एक उपास्थि की बनी होती है, यानी एक कहने का अर्थ है कि ये ना ऐसे ऐसे बनी रहती है हड्डी की। जैसे देखिए ये देख रहे हैं ना, ये आपको हड्डी दिखाई पड़ रहा है, देखिए मजबूत हड्डी नहीं है, ये कमजोर हड्डी है। अगर मजबूत हड्डी होती तो कोई उसको गला दबा के नहीं मार सकता था, नहीं, क्योंकि मजबूत होता, कितनों रस्सी से आप टाइट करिएगा हड्डी थोड़ी चिपक जाएगा। लेकिन ये मुलायम होती है, जब चपता है कस के तो वो क्या हो जाता है, ये चपा जाता है। हड्डी है लेकिन पूरा मुलायम वाला हड्डी, ठीक है। यानी ये क्या बने रहती है, उपास्थि की बनी होती है। उपास्थि कहते हैं, अस्थि नहीं, उपास्थि कहते हैं। अपूर्ण हले, देखिए क्या कान में हड्डी है, कानों में हड्डी है, लेकिन इसको हम कुरकुरा के खा सकते हैं। नहीं, झगड़ा उड़ा होता है तो काने चिबा जाता है, ओकर लाओ काने खा जाता है, ऐसा होता है। हमारे बगल में एक टोला में हुआ था, गिरी टोला में झगड़ा हुआ कि ओकर काने चिबा गया कस के, पूरा कान के तेको नोचिए लिया। दौड़ा आया हमरे यहाँ, सर जी बाबरे जुल्म हो गया। देखे तो अरे बा पूरा एकदम लहलू आलवान कैले था ओरा काने को, माने एगो पटक के ओरा मार रहा था। तो वो जो पकड़ ले था ना, कि देखा कि कोई उपाय नहीं है, कि काने को नोच लिया, धर लिया मुंह से कान को। चलिए आइए किताब की ओर। तो कहने का अर्थ है, देखिए तो समझ गए, आइए किताब की ओर। तो इसमें ना सुनिएगा, ये तो पहले अपूर्ण बल्ले की बनी रहती है, साथ ही साथ इसका फायदा क्या है सो देखिए। तो ये मतलब चिपके नहीं। जैसे देखिए हवा अगर निकल जाएगी, अब पतली पाइप की होती तो चिपक जाती। जैसे हम लोग पढ़े थे ग्रास नली, पहले चैप्टर में पढ़े थे ना, ग्रास नली, वो चिपकल रहती है, सट्टल रहती है, भोजन जाती है तो हटते जाती है, और ऊपर से फिर चिपकते जाती है, हटते जाती है, चिपकते जाती है, तो धीरे धीरे भोजन उतरती है। लेकिन अगर सांस वाला चिपक जाए तब क्या होगा भाई, तब गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तब गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए क्या रहता है, चिपकता नहीं है, हमेशा ही खुले रहता है। रातों में सुतलो रहते हैं, अपन खुला रहता है, आराम से अपना आ रहा जा रहा, नहीं आ रहा। तो ये क्या है, ये चिपकने से रोकती है, कौन, उपास्थि। तो अभी पढ़ रहे थे आप, श्वास नली यानी 11 cm लंबी 16 mm व्यास वाली होती है। यह उपास्थि की बनी होती है, जो हमारे सांस को लाने ले जाने में मदद करती है। और यह जो है चिपकती नहीं है, जिसके कारण सांस आसानी से आती जाती। अब आगे हमारा फेफड़ा है ना। जैसे श्वसन तंत्र हमने फेफड़ा वहां बताया था। देखिए ऐसे आ गया जब हमारा ट्रैकिया, ऐसे हमारा आ गया, जिसको कहते हैं हम लोग श्वसन नली, ऐसे आ गया। यहां आने के बाद, यहां आने के बाद हमारी फेफड़ा इस तरह से बनी होती है, ठीक है। हमारी फेफड़ा इस तरह से बनी होती है, ठीक है। ये अब देखिए, ये हमारी जो फेफड़ा है वक्ष गुहा में स्थित होता है। वक्ष गुहा समझ रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं हड्डी वाला, हमको नहीं दिखाई पड़ेगा, हमें तो गुद्दा ज्यादा है। जो पतला दुबला होगा उसमें देखिए जब गंजी खुलता है तो देखिएगा पूरा हड्डी गिनाई पड़ेगा इसे करके, है ना। तो इसके भीतर में स्पंजी और गुलाबी रंग की थैली नुमा संरचना होती है, उसको कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक गुहा होता है, उसको कहते हैं फ्यूरल गुहाएं। ये फ्यूरल गुहा में स्थित होती है। आप फ्यूरल गुहा के चारों ओर फ्यूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है, जिसे पायराटाल फ्यूरा कहते हैं। समझ रहे ना, यानी ये जो एक फेफड़ा जो है लाल थैली होती है और वक्ष गुहा में स्थित होता है। श्वसन का काम यही करता है, श्वसन का मेन काम यही करता है। अब कैसे करता है वो आगे हम लोग क्लियर करेंगे, चलते हैं। अब यहां से श्वसन की क्रिया, अब कैसे श्वसन करता है समझिएगा। अब वहां पढ़ने की जरूरत नहीं, हम मौखिक आपको समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे हम लोग हवा लिए, तो हवा में नाइट्रोजन भी गया है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गया है, ऑक्सीजन भी गया और अन्य गया। तब पहला जो धूलकन गया है और तो नकिए में पूरा रोक लेता है, कौन, तो नाक में छोटे छोटे बाल हैं और म्यूकस है जो चिपचिपा होता है, उसको वहीं पर रोक लेता है कि भाई तुमको अंदर जाने की जरूरत नहीं खे। अब कौन गया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये बराती हैं, सब गए हैं कहां, फेफड़ा में। कोई दिक्कत। अब फेफड़ा में जब गया तब पहले से बैठल है कौन, हीमोग्लोबिन, दुल्हा वाला गौरी सज्जल है, ठीक है। ये दुल्हा वाला गाड़ी सज्जल है कौन, हीमोग्लोबिन। वो दुल्हा बाबू को बैठा लिए, किसको, ऑक्सीजन को, किसको सब बैठा लिए, ऑक्सीजन को। चलिए ये ऑक्सीजन को क्या कर लिया, वो बैठा लिया। बैठाने का मतलब है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी क्रिया किया
अब बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया? जो बाराती भाई गए थे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ओकरा कहा कि यहीं पर आप लोग नाश्ता करिए, वहीं पर उसको छोड़ दिया। ठीक है। हीमोग्लोबिन किसको बैठाया? ऑक्सीजन को। अब बनाया क्या? क्या बनाया? अस्थाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया? और उसको ले गया विभिन्न कोशिका में कि चलिए भाई कोशिका में आपका संपन्न कराया जाएगा। कौन चीज? विवाह संपन्न। अब ले गया कोशिका में, जब गया वहां पहुंचा तब वहां पर उसका संयोग हुआ किसके साथ? ग्लूकोस भाई के साथ, ग्लूकोस के साथ। ठीक है। अब इसका परिणय सूत्र में बंधन हो गया। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसी को दिक्कत? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ग्लूकोज से परिणय किसका हुआ? जब वहां से जब परिणय होगा तो भाई बउआ तो होबे करेगा, तब बउआ हुआ, उसका नाम रखा गया CO2। क्या नाम रखा गया? यानी श्वसन की क्रिया के बाद क्या निकला? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हीमोग्लोबिन क्या किया? अभिक्रिया कर लिया। अब बनाया, सुनिएगा, हेलो, बनाया कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। क्या बनाया? पहला ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अभी क्या बनाया? कहा कार्बन डाइऑक्साइड तू चलो अब बाहर, अब छोड़ दो दोनों को। अब ये दोनों को लेके उठा के चलाया कहां? फेफड़ा में। फेफड़ा में फिर से हीमोग्लोबिन अलग। कार्बन डाइऑक्साइड को कहा कि अब नकिया द्वारा तू बाहर निकल जाओ। आज जो पहले से बैठा था बराती भाई नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ओकरो कहा तू निकल जाओ नाक से। हम लोग छोड़ दिए। हो गया श्वसन की क्रिया खत्म। समझ में आई बातें? फिर समझते एक बार अपनी भाषा में। सांस लिए, ये हवा हमारी नाक द्वारा कहां पहुंची? फेफड़ा में। फेफड़ा में पहले से हीमोग्लोबिन है, वह ऑक्सीजन से भी क्रिया किया और बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड यहीं छूट गया फेफड़े में ही। अब हीमोग्लोबिन रक्त में मिल गया, रक्त उसको लेके चला गया कहां? विभिन्न कोशिकाओं में। सारी कोशिकाओं में गया, ग्लूकोज के साथ उसका अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया के बाद बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लिया, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाया। क्या बनाया? फिर वापस आ गया कहां? फेफड़ा में। फेफड़ा में आया, हीमोग्लोबिन अलग, कार्बन डाइऑक्साइड अलग, और ये कार्बन डाइऑक्साइड नाक द्वारा बाहर छोड़ दिया। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कोशिका में ले जाना, और कोशिका में जो बना कार्बन डाइऑक्साइड उसको वापस फेफड़ा तक लाना। ठीक है। और फेफड़ा से बाहर। चलिए, अब आपके दिमाग में आता होगा, सर हम जब चैप्टर पढ़े थे ना, एक और चीज पढ़े थे, डायफ्राम। आप तो पढ़ाई भी नहीं किए ओकर बारे में। हाँ, डायफ्राम लिखल है। अब डायफ्राम का है भाई रे, तो ओकरो देखेंगे। अभी बैगन फ्राई हुआ है, तो अब चलेंगे आगे। शादी विवाह में तो बैगन फ्राई होबे ना करता है जी। खाया है कि नहीं आप लोग बैगन फ्राई? देखिए, एक लड़की कह रही है कि मेढक फ्राई बहुत अच्छा होता है। चलिए आइए किताब को देखिए। देखिए, ऐसे हम लोग शाकाहारी आदमी, हम ये लोग खाते नहीं है, बंगाल के लोग ये सब खाता है। ठीक है ना। चलिए आइए डायफ्राम की ओर चलेंगे मेरे भाई। हेलो हेलो राजू भाई, चलिए देखिए डायफ्राम क्या है। देखिए हमारी फेफड़ा होते हैं ना, ये फेफड़ा, देखिए समझिएगा, ये फेफड़ा है, ये हमारा बक्ष गुहा है। एकरे अंदर में ना फेफड़ा है, ये ऊपर से हड्डी लागल है ना। हड्डी होता कौनो एक फैट मार देता, पूरा हमारा फेफड़ा भसक जाता ना, तो गड़बड़ा जाता। तो एकरा ना ई मुलायम गुद्दा वाला चीज को रोके खातिर का हड्डी लागल है। ठीक है। आज जो मोट डांट है तो कोनो दिक्कते नहीं है, फैटो मारिएगा कोनो दिक्कत नहीं होगा। आप पतला दुबला को तो मारिएगा तो पूरा धस जाता है। चलिए, तो ये तो समझ गए। अब एकरा बीच में ना देखिए ऐसे गुंबद जैसी संरचना है। देखिए ऐसे, इधर से फेफड़ा, इधर से फेफड़ा, ये गुंबद जैसी संरचना, इसको कहते हैं हम लोग डायफ्राम। दोनों फेफड़ों के बीच में एक गुंबद जैसी संरचना है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डायफ्राम। अब डायफ्राम में क्या होता है? देखिए जैसे ही, देखिए ये ऐसे होगी, सिकुड़ेगी, ऐसे थैलीनुमा संरचना है, ऐसे सिकुड़ेगी, तो अंदर वाला हवा क्या होगी? बाहर। एगो गुब्बारा ले लो, और गुब्बारा को ऐसे चपकाओ, तो मुंह में हवा क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। तो
तो इधर माहे रास्ता अगला बनल है, ई माहे अपना हवा को क्या कर दिया, निकाल दिया। तो श्वसन की क्रिया में हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। आज जब ये फैलेगी ऐसे करके, ऐसे फैलेगी, तो बाहर वाला हवा को क्या कर लेगी, वो खींचेगी। तो ये डायफ्राम का ही काम है, ये दिन रात चलते रहती है, इसी कारण सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। डायफ्राम काम करना बंद तो समझिए हमारे अंदर में हवा आना बंद, हवा जाना बंद। किसी किसी को सांस हवा अंदर नहीं जाता, ये डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। कभी कभी सुनते होंगे ना कि पूरा हवा हमको नहीं जाता है, ये डायफ्राम की गड़बड़ी है। ये किसकी गड़बड़ी है, डायफ्राम का, ठीक है। तो उसको प्राणायाम करवाइए, प्राणायाम करवाइएगा। प्राणायाम का मतलब होता है कि अनुलोम विलोम हो ऐसे वाला, ठीक है ना, कपाल भांति हो, ये करवाइए तो उसका डायफ्राम ना सही से काम करता है, समझ रहे ना। तो चलिए, तो हम लोग कर रहे थे कि श्वसन की क्रिया में कौन मदद करता है, हमारी डायफ्राम, समझे। यही फैलती और सिकुड़ती है जिसके कारण हवा अंदर आती है और बाहर जाती है। कोई दिक्कत। तो श्वसन की क्रिया को हमने अपनी भाषा में समझाने का प्रयास किया। जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले थे हमने सारे बताने का प्रयास किया है, और आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमें विदा दीजिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दें। जय हिंद, जय भारत।